नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर। और बाजार जिस तरीके से ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है या कहें कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है, उसके मायने क्या हैं और क्या बाजार बड़ा सिग्नल दे रहा है। जिस तरीके से 23,300 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 23,200 जो है वो 10 DMA का लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्रूशियल लेवल था। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रहा था, कॉल राइटर्स की अच्छी खासी पोजीशन थी और 300 के ऊपर भी लगभग यही एक बड़ी रुकावट देखने को मिल रही थी। लेकिन ये दोनों जो रुकावट है ये पार करी बाजार ने। हालांकि आप देखिए एक बार निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं सामने स्क्रीन पर ताकि दर्शकों को पता चल सके। यहाँ पे सुबह जिस तरीके से बाजार में एक रैली आती हुई दिखी, उसके बाद आखिरी घंटों में अगर आप देखें तो करीब करीब 100 से 150 पॉइंट जो है वो वाइप आउट हुए। लेकिन उसके बावजूद 23,300 जो है उसको पार करने में बाजार जो है निफ्टी जो है कामयाब रहा। एक बार स्क्रीन पर हम लोग आंकड़े लेकर आते हैं ताकि अपने दर्शकों को दिखा सकें। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर तो ये देखिए अभी फिलहाल के लिए अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो एक दबाव दिखा रहा है। यहाँ पर करीब करीब 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन क्या ये गिरावट वापस तेजी में बदलेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गिफ्ट निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा चौंकाया है। लेकिन मैं आपका ध्यान इंडिया विक्स की तरफ लाना चाहूँगा। एक बार इंडिया विक्स को आप ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। क्योंकि आप ये देखिए बाजार में पिछले कुछ समय में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी आई। कल जिस तरीके की तेजी आई उससे साफ इंडिकेशन था कि इंडिया विक्स को कूल ऑफ होना था, लेकिन कूल ऑफ इंडिया विक्स नहीं हुआ। करीब 23 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और इंडिया विक्स का हम लोग लेकर आते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं इंडिया विक्स में क्या इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इंडिया विक्स को देखें तो करीब करीब 23 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि कल बाजार जो है काफ़ी ज़्यादा रैली बनाई दिखाई उसने। और ये देखिए बल्कि 24 के आसपास ऊपर है। और कायदे से कल क्या होना चाहिए था, जिस तरीके की तेज़ी थी इसको नीचे जाना चाहिए था, कूल डाउन होना चाहिए था। लेकिन अभी भी ये 24 के लेवल पे बना है, यानी कि एक सरप्राइजिंग मूव है ये। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी पोजीशन लेने वाले थे उन्होंने शायद ये हुआ बाजार की तेज़ी में मुनाफा बुक किया। क्या हुआ चीज़ें वो मैं आपको अभी अंबाला मैम हमारे साथ जुड़ेंगी तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे इंडिया विक्स को लेके ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर क्यों कूल ऑफ नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा आप बैंक निफ्टी देखें, वहाँ पे काफ़ी मजबूती देखने को मिली यहाँ पर। और चाहे आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, तमाम इंडेसेस में एक बहुत अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। एक नॉर्मल सी बात करूँ, अगर मैं निफ्टी 50 अगर ब्रॉडर सेंस में स्ट्रेंथ की बात करूँ यहाँ पर आप तो देखिए 50 में से 46 स्टॉक जो है वो ग्रीन निशान में बंद होते हुए देखिए। अगर आप 14 स्टॉक्स की बात करें बैंक निफ्टी की 14 के 14 हरी निशान में जो है वो बंद होते हुए देखें। तो इस हिसाब से आप देखिए चार्ट के पैटर्न किस तरीके से अपसाइड का साफ तौर पर इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें, आपको दिखाएं फाइनेंशियल्स को देखें, अगर आप यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी, तो वहाँ पर भी 20 के 20 स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिला है यहाँ पर। लेकिन अभी आपको एक बार एफआईएस का मूव ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि जो एफआईएस का जो मूव आया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो शुक्रवार को बाजार के लिए इस चीज़ को आपको ज़रूर कंसीडर करके आगे चलना चाहिए। एक बार एफआईएस के आंकड़े दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके एफआईएस ने क्या किया। देखिए सेलिंग जो है जिस तरीके से इंटेंसिटी थी 8-8 हज़ार करोड़, 9-9 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़, वो काफ़ी कम होती हुई दिखी है। और आपको कैश मार्केट का नंबर सबसे पहले दिखाते हैं, देखिए करीब करीब 1800 करोड़ हो गई है यहाँ पे। तो जो 5,000-6,000 करोड़ जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि इंटेंस सेलिंग देखने को मिल रही थी वो काफ़ी कम हुई है, 1800 करोड़ के आसपास आते देखिए। इसके सामने डीआईएस के अगर आप नंबर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी खरीदारी इन्होंने करी है, 5,400 करोड़ के आसपास की। नेट आपके सामने 3,600 करोड़ आ गए हैं। तो क्या ये एक इंडिकेशन देता है कि अब धीरे धीरे करके एफआईएस की जो सेलिंग है वो कम होती दिखेगी? अभी कहना मुश्किल है, अभी इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक दिन का मूव है, अभी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा तमाम तरह की चीज़ें। इंडेक्स की तरफ बढ़े यहाँ पर, अगर इंडेक्स में देखें क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पर, तो आप ये देखिए इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन जो है यहाँ पे ग्रीन में हुआ है। इस पे लॉन्ग करते हुए दिखे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि भले ही आप स्टॉक फ्यूचर पे ध्यान ना दीजिए, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में, और इंडेक्स ऑप्शन में खास तौर पे आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप एफआईएस के नंबर्स देखते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक खरीदारी है यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में भी, इंडेक्स ऑप्शन में भी, लेकिन ये कितने दिन तक है इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ पर जानेंगे। अभी अगर आप लॉन्ग देखें यहाँ पर निफ्टी में तो करीब करीब 94 लॉन्ग्स हो गए हैं, एक अनवाइंडिंग है यहाँ पे और 7 शॉर्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो साफ तौर पर इंडिकेट ये कर रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीएल अंबाला मैम को जोड़ते हैं इस पूरी चर्चा में और उनका स्वागत करते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं पहले। चलिए ग्लोबल मार्केट में आप देखिए क्या हुआ। डाउ जोन्स जो फ्यूचर है वो साफ तौर पे एक नेगेटिव दिखा रहा है, 1/4 की गिरावट दिखा रहा है। नेस्डेक और एसएनपी की अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव टेरिटरी में ये
ट्रेड करते हुए दिखे, एशिया बाजार में दबाव है। इसी बीच मैं आपको बताऊं, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जब हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं कि आखिर ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है, तो मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से, जो यहाँ पे ईरान की संसद की तरफ से जो एक जानकारी निकल के आई है, वो हम लोग आपके सामने साझा करते हैं। यहाँ पे देखिए, ईरान की संसद में क्या हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा देने के बदले उन्होंने जो बात लगातार चल रही थी कि भाई हम लोग एक शुल्क लेंगे, एक यहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ेगी, वो जो है एक विधेयक जो है उसके मसौदा उन्होंने तैयार कर लिया, यानी कि एक रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली है यहाँ पे। इसकी तरफ जो है अब ईरान अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। और ये जानकारी कहाँ से मिली है? ये जो जानकारी है, ईरान के जो चैनल है फॉर्स न्यूज़ एजेंसी, वहाँ से ये जानकारी मिलती दिखी है। यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को अगले हफ्ते का अंतिम रूप दिया जा सकता है। यहाँ पे इस प्रस्ताव का साफ तौर पे मकसद जो है वो ईरान की संप्रभुता, नियंत्रण, निगरानी को औपचारिक रूप से कानून में मान्यता देने के तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ पे साथ ही जहाज़ों से टोल वसूल कर देश के रेवेन्यू का स्रोत बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने का लक्ष्य लेके कंपनी देश जो है वो चल रहा है। तो ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस लिहाज से आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब अगर इस तरीके से होगा तो हमारी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है, उनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सरकार की तरफ पे भी आप देखिएगा, जो डेफिसिट है में भी हो सकता है उसमें भी एक इंक्रीज, एक जंप देखने को मिले यहाँ पर। और भी कई बड़ी खबरें हैं यहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है ईरान ने एक और बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि जो अंसरुल्लाह हूती, जो बब अल मंदब स्टेट जो है यहाँ पर, एक और जो एक रास्ता है, इसको नियंत्रण करने की उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा ये हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर चेतावनी दी है। और इसके बाद जो है व्हाइट हाउस ने भी चेतावनी दी है कि भाई अगर इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो हम लोग एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो है वो खबरें हैं, इसके ऊपर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। चलिए, अब वीएलए अंबाला मैम जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून हर्ष जी, गुड आफ्टरनून ऑल व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैम रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। और हमारे दर्शकों को मैम जी, और हमारे दर्शकों को मैम बताइए, समझाइए कि जब राम जी के चरित्र से हम लोग क्या सीख सकते हैं अगर शेयर मार्केट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो। ओके, द ओनली थिंग इज पेशेंस। आई थिंक कि समय हर चीज का मरहम होता है। जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट कम्स टू यू, जो आपके सामने आता है आप अपने प्रेजेंट में बेहतर करने की कोशिश करो, दैट्स इट। बाकी समय ही, अगर आप वर्दी होंगे उस टेस्टिंग वाले टाइम में, तो टाइम विल रिवॉर्ड यू। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल मैम। और इस राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और मर्यादा मतलब यहाँ पर यही है साफ तौर पे कि हर एक चीज़ आप मर्यादा में रह के कीजिए। यहाँ पे आपको पता है आपके परिवार का वो पैसा है, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक दायरा होता है। और वो चीज़ हमें राम जी से सीखने को मिलती है। और कितनी भी अनिश्चितता ज़िंदगी में हो यहाँ पर, उसके बावजूद जो है देखिए किस तरीके से संयम से काम लिया उन्होंने। और वो जो चीज़ें अपने आप एक रोल मॉडल हैं राम जी, हम लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है मैम, अब मार्केट्स को लेकर मैम जो 23,300 के लेवल के ऊपर ये बाजार जो बंद हुआ है, इससे क्या सिग्नल मिलता है? सिग्नल के तौर पर सिर्फ इतना ही कि मार्केट वेट एंड वॉच कर रही है कि कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर ये क्लोजिंग आपकी, अगर आप बोले तो अगर ये 23,500 के ऊपर होती तो ये श्योरली था कि गैप अप होने वाला था। तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस, शॉर्ट तो कुछ नहीं रहता। लेकिन जिस तरह से ऑन टेबल या फिर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, वहां पर अभी भी अनसर्टेनिटी है। एंड एज फार एज इज माई नॉलेज, जहां तक मैं चीजों को अभी रीड कर पाई हूँ, उसके हिसाब से दोनों ही साइड्स ने ऐसी टफ कंडीशंस, टर्म्स रख दिए हैं जो कि दोनों ही मानने के लिए रेडी नहीं है। सो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि अभी रातों रात, या फिर मतलब या तो यूएस से ईरान की कंडीशंस को मान ले, जो कि कंडीशंस ऐसी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू, या फिर ईरान उन कंडीशंस को मान ले जो कि यूएसए ने दिया है, वो भी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि ईरान बहुत ही विदाउट नेगोशिएशंस मान ले। राइट टेक। तो दोनों ही कंडीशंस जो है, मतलब इट्स लाइक कि कोई नहीं मानने वाला है। कंडीशंस में या तो बदलाव होगा, अगर ये कंडीशंस तो मानने वाली नहीं है, तो मार्केट का इंपैक्ट क्या होगा? वी विल सी दी कंटिन्यूएशन की क्रूड में हमको उछाल देखने के लिए मिलेगा, ना कि अभी जैसे 900 के आसपास की रेंज में न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। 90-100 एक नॉर्मल प्लेग्राउंड बन गया क्रूड के लिए अभी। तो इट इज लाइक कि अगर 110 के ऊपर वापस जाता है तो फिर वो जो अपसाइड जाएगी वो क्रूड को $135 तक लेके जा सकती है, अगर ये वॉर क्लियर नहीं होती है। अगर ये वॉर की एस्केलेशन क्लियर, तो जाने दीजिए, टाइम लग सकता है। अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो फिर यहाँ पर हम ये क्रूड में उछाल देख सकते हैं, जो कि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट अ गुड थिंग, एक्चुअली वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉट अ गुड थिंग। सो हमको देखना क्या है
कि अगर आज जैसे सारी मार्केट्स खुले हैं, हमारी मार्केट आज सिर्फ बंद है, तो बाकी सारी मार्केट्स भी उस चीजों को धीरे धीरे एनालाइज कर रही है, उसको प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है कि क्या निकल के आता है फाइनल डिस्कशन में। 5 दिन मेरे ख्याल से कल पूरे भी हो जाने हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि अगर आप लॉन्ग पोजीशंस में हैं, सो कंसीडर योर लॉन्ग पोजीशंस। अगर आप इंडेक्स को ट्रैक करके अपनी ट्रेड बनाए थे, तो आपको अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं परसों की, यानी कल का लो जो हुआ है आपका 23,300, बैंक निफ्टी की भी बात कर लूं अगर, बता ये सही रहेगा बताना, 53,700। आप लोगों को बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 52,200 का। निफ्टी में स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस की बात करें, जो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं हेज्ड में, उनको 22,800 का 22,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यानी ये पुल बैक मूवमेंट है अनटिल अनलेस सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। और जब तक ये बरकरार है तब तक आप ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमको निफ्टी में 23,000 और 23,800 के भाव तो बेयर मिनिमम दिखने चाहिए। एंड सो विद बैंक निफ्टी में 54,500 और 55,300 के भाव पॉसिबल हैं, सब्जेक्ट कि एस्केलेशन बढ़े ना और ये जो सपोर्ट बना हुआ है ये टूटे ना। ठीक है, जो मैम ने बताया लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए क्योंकि अभी बाजार पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जिस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही है। बैक टू बैक देखिए नए अपडेट्स आ रहे हैं यहाँ पर। और मैम एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं एक और कुछ बहुत तेज़ी से अपडेट बदल रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैम ये इंडिया विक्स जो है देखिए 24 के आसपास है मैम, ये कूल ऑफ नहीं हुआ, ये एक बड़ा इंडिकेशन। हाँ मैम, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से बाजार गिर रहा था और जिस तरह की तेज़ी आई है मैम, कायदे से तो ये कूल ऑफ होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ मैम। इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए और भी चीजें ना कोरिलेट करती है। इंडिया विक्स बढ़ा है तो इसके रीजंस ढूंढने हैं, क्यों, मतलब वो क्यों नहीं कूल ऑफ हुआ है। तो जो रीजंस है, क्रूड सस्ता नहीं हुआ, डॉलर के अगेंस्ट में INR नीचे नहीं आया, जिससे क्या पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉर, क्रूड सस्ता हो जाता तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टेज ये पता हो रहा होता लोगों को, बैक ऑफ द स्टेज में कि हाँ कुछ तो नॉर्मल चीजें होने वाली है। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, क्योंकि प्राइस ही एक ट्रस्टेबल इंडिकेटर होता है टू मी। मैं मेरे लिए अगर कुछ भी हो रहा है तो मैं उसको प्राइस को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ क्योंकि वो सच बोलता है मोस्ट ऑफ द केस में। तो क्रूड सस्ता नहीं हुआ, इंडिया विक्स भी इसी के चलते वो दिख रहा है कि वहां पर कुछ बैक ऑफ द स्टेज कुछ कूलिंग ऑफ सिचुएशंस नहीं आई है। INR के अगेंस्ट INR देखेंगे क्रूड के USD के लिए तो वो भी समझ में आ रहा है। तो इन सब चीजों से इंडिकेशन यही मिल रहा है कि कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा रिलीफ मार्केट को मिल सकता है क्या, ना वैसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसी को चलते प्राइस अभी देख रहा है, मार्केट अभी देख रही है कि वो जो वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स जिसको हम बोलते हैं, वो अभी भी इसीलिए आपको बता रहा है कि इंडिकेशन है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अभी चीजें सुधर नहीं रही है। तो आपको भी उतना ओवर एक्साइटेड होकर के कोई पोजीशन बस यहीं से बॉटम लग जा रहा है तो यहीं से पूरा बाय कर ले, वैसा नहीं करना। 70% आपको की अभी भी बाय कर लेना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो को अगर आपको नया बना रहे हो आप, तो क्वालिटी स्टॉक्स में बना लेना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ 22,000 21,800 जो भी आएगा वहां पर 30% एक्यूमुलेशन करिए, बट विद अ वेरी क्लियर व्यू कि जो आप आज खरीदेंगे क्वालिटी स्टॉक खरीदना, लेकिन 2 साल तक होल्ड करने का व्यू लेकर के चलना, तभी जाकर के पैसा बनेगा इस मार्केट में। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं। और एक और चीज, आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि FIIs अपनी पोर्टफोलियो अपने मतलब पोजीशंस को हल्का नहीं कर रहे हैं, दे आर गोना डू दैट कंटिन्यूअली। तो वो वहां पर कंटिन्यूएशन आपको दिखेगा बिकवाली। ठीक है, अब मैं मार्केट्स पे आना चाहूंगा मैम। ये देखिए सामने गिफ्ट निफ्टी जो है वो करीब 121 पॉइंट का दबाव दिखा रहा है, यानी कि मैम जहाँ से चले फिर वापस वहीं आ गए मैम। अभी 23,157 के भाव देखने को मिल रहे हैं, आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट। आपका क्या मानना है मैम, जो 23,300 के लेवल बड़ी मुश्किल से हम लोग टिक पाए, जहाँ पर आ पाए हम, क्या वापस वाइप आउट होते देखेंगे? कल के बाजार को लेके क्या समीकरण दिख रहे हैं? क्रूड 100 के ऊपर बना हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि जो रुपया है वो 94 के आसपास के लेवल पे घूम रहा है। यहाँ पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि भाई पूरे तरीके से ईरान की तरफ से कि भाई हाँ हम लोग भी युद्ध विराम चाहते हैं, यहाँ पे सीज फायर चाहते हैं, और खबरों का जो बाजार है वो पहले से ही गर्म है। किस तरह की स्थितियाँ देख रहे हैं कल के बाजार के लिए? कल के सिर्फ बाजार में दबाव तो रहेगा, और मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ कि अगर इस बार खरीदना है बाय ऑन डिप तो 22,000 से पहले नहीं है वो भाव, क्योंकि
टूटना नहीं चाहिए। 22,850 का भाव टूटता है तो ये 22,000 है, पक्का पक्का है। और रही बात कि क्या ये एक्सपेक्ट करें कि रातों रात सच में कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आ जाएगी? हर्ष जी, ना तो क्रूड उस चीज की गवाही दे रहा है, ना ही आपका INR अगेंस्ट USD उस चीज की गवाही विटनेस कर रहा है, और ना ही जो न्यूज फ्लो है, ना ही इंडिया विक्स उसको सपोर्ट कर रहा है। तो किस बेस पर हम ये मान के चले कि मार्केट में ऊपरी स्तर संभलेंगे? इट्स अ ट्रेड, इट्स जस्ट अ ट्रेड। आप पुल बैक ट्रेड करो और टाइम से निकलो भी, ये आपको ट्रेड के मौके हैं बस। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो मैंने जैसे बताया, मेरे हिसाब से मतलब करंट प्राइस पर 70 और रिमेनिंग 22,000 के आसपास एडिशन कर सकते हैं। तो कल की मार्केट की तैयारी आप यही समझ के चले, गिरावट में खरीदना मत, अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो। और गिरावट की एक्सपेक्टेशन क्या हम एक्सपेक्ट करें? इंडियन करेंसी को देख लीजिए, 94 के ऊपर नया नॉर्मल बनते हुए लग रहा है, विच इज वेरी बैड। और जो इन्होंने अपनी कंडीशंस रख दी है, जो हमने एक बात स्टेटमेंट बोला कि क्या रातों रात कुछ बढ़िया हो सकने जैसा कुछ लग रहा है, ये सारी चीजें इंडिकेटर है कि कुछ अच्छा नहीं हो मतलब कंडीशंस ही वैसी है ना, मतलब कुछ छुपा तो नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर चाहिए ईरान को अपना कब्जा, अमेरिका चाहता है कि मैं उसको रूल करूं। तो मतलब ये इट्स नॉट समथिंग, आप किसी को एक पंगु वर्ड, कितने लोग समझते होंगे पैरालिसिस, ये पंगु वर्ड, कि आप सिर्फ आपके आंख, आपके हाथ सब ले लिया जाएगा आपसे, सिर्फ आपके दिल, आप जीते रहोगे, हार्ट रहेगा आपके अंदर। तो वैसी सिचुएशन में USA वांट्स टू ईरान टू बी इन, तो वैसी सिचुएशन वो क्यों एक्सपेक्ट करने देगा अपने साथ में? एंड जो कंडीशंस ईरान ने मांगी है USA से, वो भी उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एयरबेसेस को हटाना कि उसका मतलब है जिस चीज को, वर्चस्व को अमेरिका भी एंजॉय करता है, आप उसी पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। तो सिचुएशन, ये कंडीशंस जो दोनों पक्षों ने रखी है वो अभी मानने लायक नहीं है। मतलब मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं जोड़ रही, दोनों ने ही मानने लायक सिचुएशंस नहीं दी है अपनी अपनी कंडीशंस, इसलिए नहीं होगा बस, बाकी और कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल। और पहले तो देखिए FIs फूफा होते थे, अब जब से ट्रम्प जी आए हैं वो नए फूफा बन गए हैं, और फूफा जी नाराज होते हैं तो स्थितियाँ जो है वो खराब दिखती हैं। मैम लेकिन एक चीज़ समझाइए कि जो 23,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और वैसे भी हमने पीछे देखा कि एक सपोर्ट है, वो भी टूट जाएगा कल इस तरह की स्थिति जी? अगर देखिए, अगर हम गैप अप हुए किसी वजह से, और गैप अप हम 1.5-2% के हो गए, तो कल 23,000 नहीं टूट रहा है। लेकिन अगर हमने शुरुआत ही वीक की, या फिर हमने शुरुआत 23,200 के नीचे की, अभी गिफ्ट निफ्टी, अभी टाइम है उसके पास में ट्रेड होने के लिए, सिचुएशन बदल सकती है। बट टू बी स्पेसिफिक, अगर नंबर से समझने की कोशिश करें, अगर 23,150 के नीचे की ओपनिंग हो रही है तो फिर चांसेस बनेंगे कि 23 टूटेगा। ठीक है, क्योंकि 23 या 200 पर DMA 10 DMA के लेवल्स सस्टेन करते हैं यहाँ पे, तो उसके नीचे की स्थिति मैम समझा रही है। और मैम बड़ी मुश्किल से तो 53,000 पार हुए थे बैंक निफ्टी में, एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था मैम, वो भी जाएगा क्या? ये सारे जुड़े हुए हैं ना आपस में जानी है, किसी के ऊपर 1% का फर्क पड़ेगा, किसी पे 2.5 का, 2.5 बैंक में पड़ सकता है, क्योंकि कोटक बैंक ने नए अभी कुछ न्यूज आई है ना। हाँ मैम, वो घोटाले के मामले निकल के आए हैं, बिल्कुल IDFC फर्स्ट जैसे, और स्टॉक हालांकि कल के बाजार में हम लोग देखे थे हल्का दबाव दिखा रहा था जी। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक हमारे दर्शक हैं शांतनु कुमार जी, गाजियाबाद से वो जुड़ गए हैं। शांतनु जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी रामनवमी, कैसे हैं आप? ठीक है सर बताइए। मेरे को ये जानकारी लेनी, देखिए मैं ATGL में 220 शेयर ले रखा है मैंने, और ये काफी डाउन साइड चल रहा है। मुझे जानना था कि इसमें अभी इस समय माहौल युद्ध का हो रखा है, तो मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? ठीक है, तो कब खरीदे थे आपने, कितने टाइम पहले सर? मैंने 1 वीक पहले खरीदा था सर। 1 वीक पहले? 568 के प्राइस है मेरी। 559 के? हाँ जी, 568 की। 568। ठीक है। मैम शांतनु जी का जो है भाव जो है वो 568 के भाव पे उन्होंने मतलब बढ़ाई टोटल गैस के शेयर्स खरीदे। क्या करें मैम, होल्ड करें या बेच दें यहाँ पर? थोड़े दिन, हफ्ते भर में इतना परेशान मत होइए। अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक हफ्ते भर वाला नहीं होता। इसमें कम से कम मिड टर्म का व्यू लेकर के चलो, जितना हो सके अच्छी एंट्रीज बनाने की कोशिश करिए। एंड जस्ट टू यू, एक बार और फिर से बताना चाहती हूँ कि ये स्टॉक्स मतलब 10 से 15% इज अ प्ले ग्राउंड टू दैम। मतलब आप ये मान के चलो कि जहां खरीदा वहां से 10 से 20% एक्चुअली 20% तो कभी भी ऐसे चुटकियों में आके जाके खेल सकता है ये प्राइस।
उतने वॉलेटाइल हैं ये। तो फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही सजेशन है कि अगर आपके मुझे लगा कि शायद आप इसमें ओवर पोजिशन हैं, अगर ऐसा है तो कमेंट करके वापस बता दीजिएगा। बट एनीवेज अभी आप इसमें रुक सकते हैं या नहीं, इसका जवाब मुझे देना है। तो इसका जवाब है हाँ, आप रुक सकते हैं, वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन रखिएगा और एक बार अगर मौका मिले तो 480 के आसपास थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो का ये पार्ट अप टू 5% से नीचे का है। मतलब एक्सपोजर अगर आप इस स्टॉक में वेटेज आपका अप टू 5% या उससे कम है तो ही ऐड करना, अदरवाइज नो। और या फिर आपके फाइनेंशियल, ये मेरी एक जनरल सलाह है इस स्टॉक के नेचर को कंसीडर करके, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए अगर कोई है तो। तो फिलहाल के लिए पॉसिबली टारगेट इसमें 600 से 670 के आ सकते हैं। 480 समथिंग जहां पर एक बार एडिशन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। होल्ड करके चलिए। ठीक है मैम। अच्छा मैम, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पे टोटल गैस की बात की तो कुछ दर्शकों के सवाल में देख रहा था, गेल के ऊपर भी है और पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर भी है मैम। और हम लोग लगातार देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से वॉल्यूम है जो उस पर इम्पैक्ट, मार्केटिंग गैस वॉल्यूम जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है गेल की बात करें यहाँ पर तो। हालांकि एक ये पॉइंट अच्छा है मैम कि न्यूयॉर्क की जो गैस पाइपलाइन है हेनरी हब, वहाँ से कंपनी को ज़रूर सपोर्ट मिला, लेकिन उतना नहीं मिल रहा। लेकिन गिरावट जो है पेट्रोनेट में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। गेल और पेट्रोनेट में क्या किया जाए मैम? गेल में तो बाय कर सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट आ चुका है प्राइस में, और मोस्ट लाइकली अगर आप देखें तो अब इसमें गिरावट की परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी दोनों अब रिड्यूस हो गई है, तो लेने लायक रिस्क है। पहला, इसको बाइंग किस रेंज में कंसीडर करना चाहिए? 139.20 वाज द लास्ट क्लोजिंग प्राइस। 132 से 137 137 की रेंज में इसमें बाइंग की एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, विद अ व्यू कि हमें यहाँ पर एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 125 का मेंटेन करके पॉसिबली 150 से 170-65 के टारगेट को हम इसमें देख सकते हैं। सो गेल में अच्छा खासा डिस्काउंट आया है, पुल बैक में भी ट्रेड तो 150 से 165 तक का तो बनता ही है, तो इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा आपने एक सवाल लिया है पेट्रोनेट का। पेट्रोनेट के लिए यस, कंपनीज के मार्जिन जो इनका कोर ही बिजनेस ही वही है, पहले हम ये समझ लेते हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। तो मटेरियल सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन है, ना कि डिमांड साइड। तो यहाँ पर इस चीज को, जैसे अभी थोड़े दिन पहले सिल्वर साइड ऐसे ही आ रहा था ना, मार्केट में न्यूज बहुत है कि सिल्वर का सप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है, वैसा ही प्रॉब्लम, यस, तो वैसे ही ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा कंटिन्यू नहीं रह पाती है, इसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो मार्केट ढूंढना नहीं है उनको, देयर इज ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रॉब्लम, रिजर्व्स है, बस उसको थोड़ा सा ठीक होने में समय लगेगा। तो अभी पिछले कुछ दिनों में अगर आप फरवरी से अभी तक की बात कर लें, फरवरी से मार्च तक 30% के लगभग टूट चुका है ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से गिरावट की प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज हो गई है लिमिटेड। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए हर्षी कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू करना चाहिए। एक्सपोजर शुड बी लाइक 50% और रिमेनिंग को आप तैयार रखो कि अगर ये एक्सटेंशन, इट ऑल डिपेंड वॉर कब तक चलेगी और किस हद तक चलेगी, बस इतना ही है। तो इसलिए 50% का एक्सपोजर बचा करके रखिएगा। इनकेस 210 और 20 पर आए तो वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए विद अ व्यू कि आपको 1 साल तक इसको होल्ड करना है। एंड क्या टारगेट्स हमको मिल सकते हैं उसके बाद में? हमें कम से कम 315 का पहला और 350 का दूसरा टारगेट मिलेगा, क्योंकि इस बात को सभी लोग समझ रहे तो अच्छा है, क्योंकि इस बार कंपनीज रिजर्व्स बनाने पर भी फोकस करेंगी। तो वो इनके लिए एक मतलब इट इज गोना बी समथिंग लाइक दिस कि कम से कम 6 महीने का रिजर्व, कम से कम 3 महीने का रिजर्व किस तरह से तो हम प्लान कर ले। तो वो चीजें हमको आने वाले समय में किस कंपनी को फायदा मिलेगा, वो हम फिर से एक रिपोर्ट मैं कर रही हूँ उसके ऊपर काम, कि अगर ये सिचुएशन आती है कि हम अपने गैसेस, अपने एनर्जी के रिसोर्स को अगर बढ़ाते हैं या रिजर्व सरप्लस जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाने पर अगर काम करते हैं, तो कौन कौन सी कंपनीज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा होगा। तो उसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट में जल्दी शेयर करूंगी, देन विल लुक इनटू दैट। बट एज ऑफ नाउ 240 and 220 should be the accumulation zone for the investors who want to chase 315, 315, 350 के टारगेट के लिए। व्यू 1 साल का होगा जी। तो आपदा में ही अवसर बनता है यहाँ पर, और मैम की साफ तौर पे सलाह, और यहाँ तक कि जो मैम ने टारगेट दिए हैं वो नया 52 वीक हाई बन जाएगा 350 होगा, क्योंकि अभी तो शायद 321-22 के आसपास का 52 वीक हाई है यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। एक खबर मैम मैं समझना चाहूँगा फंडामेंटली भी कि इसका असर किस तरीके से होगा यहाँ पर। मैम नायरा एनर्जी जो है यहाँ पे रोज सॉफ्ट
जो बेसिकली रशियन कंपनी 49% के आसपास का स्टेक है उसका यहाँ पर, तो उसने जो है वो कीमतें बढ़ाई हैं यहाँ पे। पेट्रोल में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करी है। ये सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डालेगी। यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी तक बहुत सारी कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उन्होंने प्राइस हाइक नहीं की है क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है। यहाँ पर हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी हो कि इलेक्शन के बाद जो है वो प्राइस हाइक होते हुए दिखे यहाँ पर। मैम, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, और क्या ये जो जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस अप्रिशिएट हुए हैं, या फिर ये भी कहें कि जिस तरीके से क्रूड 100 के ऊपर बना हुआ है, डेंट जो है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। दूसरी चीज़ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोग लगातार सुन रहे थे, लेकिन अब जो ईरान के चैनल है जो फार्स न्यूज़ एजेंसी, उनकी तरफ से एक अपडेट आया है मैम। उन्होंने कहा है कि जो ईरान की संसद है उन्होंने क्या किया है, जो जहाज़ों से शुल्क लेने को लेकर जो पूरा एक विधेयक था उसका मसौदा तैयार कर लिया, रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली है। और रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये आखिरी हफ्ते में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है इसको अंतिम रूप दे दिया जाए और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम किया जाए यहाँ पर। मैम, तो एक तरीके से टोल वसूलने का काम आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। किस लिहाज से इसको देखना चाहिए, ना सिर्फ मैम कि क्रूड के हिसाब से, बल्कि रिफाइनरीज कंपनी अब जैसे रिलायंस है और दूसरी कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, कितना इम्पैक्ट डालते हुए दिखेंगी चीजें? कंपनीज की बैलेंस शीट्स पे तो कोई खास फर्क आएगा नहीं। अच्छा। वैसे मैं जरूर ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब सस्ती थी चीजें तब उन्होंने उसको, लेट मी से दिस, तब उन्होंने उसको पचा लिया, वो चीज आगे पास ऑन नहीं हुई लोगों के पॉकेट तक। लेट मी से दिस बिकॉज दिस इज द ट्रूथ एंड इट्स अ हार्ड ट्रूथ। सो चाहे मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट नहीं करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल द थिंग्स, क्योंकि हमने रशिया से एक लंबे समय तक सस्ता ऑयल खरीदा है। हमने ईरान से लंबे समय तक, मतलब अगर 2022 वगैरह की भी बात करोगे आप, तो लंबे समय तक सस्ता ऑयल हमको हमारी करेंसी में मिला है। तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो कंपनी के बैलेंस शीट्स में दिख गए या उतने भी नहीं दिखे एक्चुअली, लेकिन लोगों तक उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ। सो दे आर इन दैट एडवांटेज। ये वाले जो रोटी कपड़ा मकान वाले जो बेसिक नेसेसिटीज वाले जो बिजनेस होते हैं, वहां पर इन्फ्लेटेड प्राइस आप इजीली, मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट, आप इजीली वो चीज एंड यूजर के पास ऑन कर सकते हैं। एंड बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी प्रोडक्ट, तो लोग उसको खरीदते ही हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जहां पर आप कंजप्शन की कर्व को ना तो मैनेज कर सकते हो और ना ही उसको रिड्यूस कर सकते हो, जितना लगना है उतना लगता ही है। सो इज इट गोइंग टू हैव अ वेरी, अब देखो मैंने दोनों बात बोली है, मतलब अब दिखाने को तो अलग बात है, देखिए बैलेंस शीट्स, इट्स ट्रू जी, राइट। तो खुल के बोलिए मैम, खुल के बोलिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट्स देखिए, बीइंग अ बिजनेस आप अपने एक्सपेंसेस को, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी को एडवांटेज लेना ही है तो जरूर है कि वो अपने बैलेंस शीट्स में इस असर को दिखा दे कि हमारी सेल्स कम हुई, हमने ये वगैरह वगैरह। बट ऑन रियलिटी ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो इसको हो जाता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है, और यही सच है। क्योंकि, और मैंने इसके साथ साथ ये बात भी आपको बोली है, क्योंकि इन्होंने जो प्रॉफिट हुआ किसी भी कंपनी ने, वो आगे पास ऑन नहीं हुए थे यूज, और बढ़े हुए प्राइस से अब इनको वो जो मार्जिन्स है वो आसानी से वहां पर रिकवर हो जाएंगे। सो रही बात कि फायदा किस किस को होगा, तो फायदा किस किस को होगा से ज्यादा इन सभी कंपनीज को फायदा होगा फॉर दैट मैटर एक्चुअली, क्योंकि आपके इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेंगे तो ये पास ऑन हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी एबल टू दे विल हो जाएगा लोगों के पास तक। फायदा किस एंगल से होगा, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इसमें डायरेक्टली काम करती हैं, उन कंपनीज को एक डायरेक्टली फायदा मिल सकता है। जो रिजर्व्स सप्लाई में काम करने वाली कंपनीज है उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, वहां पर फायदा होगा। एज एन इन्वेस्टर बात कर रही हूँ कि कहां पर मौका टूटना है। दूसरा चीज, कहां पर नुकसान होगा, तो नुकसान जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉकेट जो है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है, कंजप्शन थोड़ा सा सप्रेस हो सकता है फॉर सर्टेन पीरियड, और इसके चलते ये मतलब ये एक्सटेंडेड है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो बैंकिंग में थोड़े बहुत डिफॉल्ट्स आने के चांसेस रहेंगे। आरबीआई अभी उतना जल्दी, क्या बोलते हैं उसको, रेट कट्स, जो 50 बीपीएस की एक्सपेक्टेशन थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ये जीडीपी 8.5% की ग्रोथ इस साल भी कर दे, तो हो सकता है कि 50 बीपीएस वो घटा दे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो दीज आर थिंग्स जो कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। बट इन एंड ऑल अगर आप बात करें इन कंपनीज के ऊपर, मार्जिन्स पे कोई बड़ा स्क्वीज नहीं आएगा। अब दिखाने वाली बात अलग है, बट रियलिटी इज दिस। ठीक है, अनुराग जैन जी का एक सवाल लेते हैं।
मैम कह रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में बताइए, आपका क्या व्यू है, अभी क्या करना चाहिए? मास्टेक के 18 शेयर्स हैं इनके 1820 के भाव पर, और टीसीएस भी इन्होंने करीब 2750 के भाव पर ले रखा है, लेकिन नजरिया जो है वो 1 से 2 साल का है। क्या किया जाए मैम? ओके, तो टीसीएस आपने कितने की बाइंग है? मैंने बाइंग 2750 तो 2 इयर्स के व्यू पर इट्स अ गुड स्टॉक, क्योंकि 2 साल का आपने अपने आप से क्लैरिटी दे दी है। 2 साल में ये आपको 2800 से लेकर के लगभग 3400 का कैंडिडेट बन सकता है। तो जितना है, आई होप कि आपके पास में ओवर वेटेज नहीं है, एक मॉडरेट बाइंग वेटेज रखना, अगर उतना है तो आप इसको आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स में वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे लगता है कि 27,000 एक बार आएगा, बट उसका वेट करते नहीं रह जाना है आपको। अगर एक बार 27,000 आ जाता है तो काइंड ऑफ या तो प्राइस वहां पर रुक जाएगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स उसी के ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। तो उसके बाद में आई थिंक कि उसके बाद फर्दर बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख पा, मैं तो नहीं रख पा रही हूँ। तो मेरे लिए निफ्टी आईटी में 26,000 इज अ सपोर्ट, और 27,000 समथिंग जहां पर इससे नीचे की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रही हूँ। तो फिलहाल 29,000 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स आपका है, उसको बेंचमार्क के तौर पर ट्रैक करो, क्योंकि टीसीएस आपके आईटी इंडेक्स में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, हैवी वेट में से आता है। तो इसके लिए चलते आप कभी भी एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 से 10% इंडेक्स चार्ट पर आपको एक मूवमेंट मिल जाएगा, विच इज लाइकली कि आपको आपका प्राइस जो है टीसीएस में आराम से मिलेगा। बट रादर टू टेक एन एग्जिट, मेरी नजर में आपको इसको 2 साल कंटिन्यू होल्ड कर लेना चाहिए। एडिशन अभी मत करिए। अगर 27,000 पर निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखे तो ही आप यहाँ पर 10 से 15% एडिशन कर सकते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 to 5% के बीच का ही वेटेज इसका है तो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं और गौरव त्यागी जी कह रहे हैं कि पूरी टीम को, बोनस की टीम को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सर, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी, सभी दर्शकों को भी। यहाँ पर मैम एक शक्तनी जी के नाम से आईडी इन्होंने बनाई है, कह रहे हैं कि मैम एडलवाइज पर आपका क्या व्यू है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती? मैम कैसे देख रहे हैं आप? पीछे नतीजे जो थे वो बहुत ज़्यादा खास रहे नहीं थे। अभी इसको छोड़ दीजिए। देखिए, इसने ना तो ये टूट रहा है और ना ही ये ब्रेकआउट भी कर रहा है। सेक्टर एनबीएफसीज वगैरह का मतलब ठीक है, लेकिन अभी के लिए इस पे आपको ना तो बाय करना, अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो इट्स नॉट समथिंग यू शुड। फिलहाल के लिए अगर जो पहले से पोजीशन है उनके लिए एक स्टॉप लॉस जरूर है 99 रुपीज का। अगर आप हैं इसमें तो 99 रुपए क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रख के ही चलो, इससे नीचे होल्ड करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है, क्योंकि अगर ये टूटता है तो 84 वगैरह 80-84 आ सकता है। और रही बात की मजबूती कहाँ बनेगी, क्योंकि कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जहां पर सेक्टर्स में भी सपोर्ट नहीं है, स्टॉक में भी थोड़ा वीकनेस है, उसके साथ साथ प्राइस भी आपको एक इनडिसीजन बता रहा है। तो मेक और ब्रेक जो रेंज होती है ना, लेवल नहीं होता है, रेंज होती है वो। तो मेक और ब्रेक की जो रेंज होती है वो यही डिसाइड करते हैं कि आगे की जनरेशन, आगे की जर्नी क्या होगी प्राइस की। तो इसके लिए 99 के नीचे ये वीकनेस कंटिन्यू कर रहा है, 84 to 80 काइंड ऑफ। और अगर आपको इसमें सस्टेनेबल अपसाइड ढूंढनी है तो 114 यानी 114 के ऊपर मुझे लगती है। तो फिलहाल है 107 पर, तो वेट करना चाहिए जैसा भी है। तो या तो मोमेंटम प्ले करो या वैल्यू इन्वेस्टमेंट, दोनों में से अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मोमेंटम प्ले किया जाए। यहाँ पर मैम ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी, और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैम एक सवाल यहाँ पे मेरा भी है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं स्टॉक को देख रहा हूँ एशियन पेंट्स को। आप बेहतर बताएंगे कि भाई इसमें क्या स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं यहाँ पे आगे वाले समय में मैम, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ आई, अब कहते हैं कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, इंटेंस हो रहा है, लेकिन इस कंपनी ने 30 साल पहले उस मार्केट को पकड़ा था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आप ये सोचिए, आज AI की बातें करते हैं, उस समय जो कलर को मिलावट करके, मतलब मिलावट का इन द सेंस कि कलर को चेंज करके किस तरीके से नए कलर डेवलप करना, कंपनी ने उस पर काम किया था और तेज़ी से मार्केट को पकड़ा था मैम। आज जिस तरीके से गिरावट इस स्टॉक में आई है, लेकिन अब इसकी स्थितियां क्या कह रही हैं मैम? आपको लग रहा है कि एक बड़ी अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है एशियन पेंट्स? यस, और वो भी लो रिस्क पर, क्योंकि कोई भी अपसाइड या कोई भी डिसीजन आप लेते हैं उसमें थोड़ा रिस्क होता है। तो आपको रिस्क को कितना है ये एनालाइज करना है, कैपेसिटी से बाहर तो नहीं है। तो उस कंडीशन में जब आप इसको देखते हैं तो रिस्क इसमें बहुत छोटा है। और जितने भी, अच्छा, पेंट इंडस्ट्री भी पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है हमेशा। तो हर बार की तरह
अगली बार ये सब कंपनीज और भी ज्यादा तैयार रहेंगी कि अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम कम से कम 6 महीने हमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स गोना, ये नई अप्रोच होगी मार्केट में। जो अभी हर्मोज स्ट्रेट ने जो दिखाया है ना, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज का जो पूरा मुद्दा हुआ, इससे मार्केट क्या सीखेगा कि अपने पास में 6 महीने की तैयारी हमेशा रखो भैया, ये वाला समय भी आ सकता है, राइट। तो उस चीज की तैयारी मार्केट में आपको दिखेगी। तो दोबारा इसमें फर्दर गिरावट मैं नहीं देख पा रही हूँ। आप ऐसे समझे कि 2200-2300 के रेंज में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जिसमें कि रिस्क हम लेंगे लगभग 2050 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एंड पॉसिबली जो टारगेट आएंगे कम से कम 2470 एक पहला टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म में। बाकी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 2800 तक ही जा सकता है, वो भी आराम से। तो एक मतलब इसको कंसिडरेशन में लेकर के चला जा सकता है। एंड सो बर्जर पेंट, मतलब दोनों ही स्टॉक्स के स्ट्रक्चर और सिचुएशन सेम ही है, तो आप उसको भी एक बार चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है मैम, ने बहुत ही विस्तार पूर्वक तमाम तरह की जानकारी स्टॉक और इस पूरे सेक्टर के बारे में दे दी है यहाँ पर। और ट्रैक्टर के अगर इंडस्ट्री में बात करें तो नंबर 1 प्लेयर है मैडम, कैसे देखा जाना चाहिए यहाँ पर? अभी तुरंत एंट्री नहीं करना चाहिए। एंड एक सेकेंड, अभी तुरंत तो आपसे कि ट्रेंड के ऊपर भी राय दे दीजिएगा, वो ट्रेंड छूट गया था मैम। नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, वो एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट बन सकती है। तो HBL है, M&M है, एंड बस पहले इन दो की बात कर लेते हैं। तो M&M में देखिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग भाव नहीं है, ये ट्रेड का मौका है सिर्फ। तो अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो वी गोट टू मेंटेन एन स्टॉप लॉस एट 2900 एंड पॉसिबली जो टारगेट आपको है 3300 से 3420, ये टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है, वेट कर जाइए थोड़े समय के लिए। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है, राइट, ये वॉर अगर मान लीजिए थोड़ा एक्सटेंड हो गई, तो अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता तो 2500 से 2600 मिलेगा ये एक बार। तो वहां पर आप चाहें तो पूरा फ्रेश ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। बट समटाइम्स होता है ऐसा कि कभी कभी सिचुएशन एक रात में भी बदल जाती है। तो अगर आप उस चीज को कंसीडर कर ले, क्योंकि यू शुड बी ऑलवेज अ प्रोविजन कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, इसकी तैयारी रहनी चाहिए हमारी। तो अभी के भाव पर जो 3128 चल रहा है, मेरे हिसाब से अप टू 30% तो पोजीशन यहाँ पर बनाई जा सकती है। एंड फर्दर या तो एवरेज करेंगे एक बेहतर बाइंग प्राइस के लिए, या फिर प्रॉफिट पिरामिडिंग करेंगे जब ये 3400 के ऊपर 3500 के ऊपर सस्टेन हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में या तो आपका वैल्यू इन्वेस्टमेंट बन जाएगा एक 1.5 2 साल के हिसाब से, या फिर आपको मोमेंटम प्ले करने को मिल जाएगा अगर आपको प्रॉफिट पिरामिडिंग करने को मिली 6 महीने के दायरे पर। सो 30% कैन बी बॉट नाउ, रिमेनिंग को प्रॉफिट पिरामिडिंग के लिए रखो या तो 3500 के ऊपर, या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट 2500 से 2600 के लिए। और क्लियर रहिएगा अपने व्यू पर, प्रॉफिट पिरामिडिंग करनी पड़ी तो 6 महीने में आपका काम बन जाएगा, मोमेंटम लो और निकल जाओ। वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला तो पूरा साइकिल, प्राइस, फेज वो सब होता है, फिर उसको 1 से 1.5 साल मिनिमम लगेगा। नाउ दूसरा सवाल जो था इनका HBL इंजीनियरिंग इनको इसको लेके था। यहाँ पर जी अभी 666 पर चल रहा है ये, और पहले से पोजीशन है कि पूछना चाह रहे हैं कि खरीदने के लिए? मैम एक्चुअली वो कमेंट में आया है तो पूरा क्लैरिटी है नहीं। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए अगर आप एक मोमेंटम प्ले करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इट्स जस्ट अ मोमेंटम प्ले, अगर आप मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करें तो 620 का स्टॉप लॉस लगा के लगभग आप 710 और 730 के टारगेट को चेस कर सकते हो। और मार्केट जब कल खुले तो आपको 650 या 660 की रेंज में मिले तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे रिस्की कितना है, तो रिस्की है ये, क्योंकि प्राइस अभी बीच में है और मार्केट में क्लैरिटी है नहीं। मैं वापस, हाँ जी, तो अब मैं आती हूँ ट्रेंड के ऊपर। जो ट्रेंड अभी 3478 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ है, हर्षी मेरे हिसाब से अगर आप एक 1.5-2 साल इसको रख सके तो ये एक बढ़िया अपसाइड के रिटर्न को दिखा सकता है। हालांकि अभी भी अगर आप इसको देखेंगे तो इस प्राइस पर, मतलब इतना टूटने के बाद भी, 40-50% टूटने के बाद भी ट्रेंड अभी भी काफी महंगा है। मतलब अगर आप मल्टीपल्स के लेवल पर चले जाएं तो वैसे तो टॉप 5 एक्सपेंसिव स्टॉक्स में आता है एज कंपेयर टू निफ्टी एवरेज मीडियन, जो एवरेज मीडियन है उसका तो 3 गुना है उससे अभी भी है। तो इस चलते, और सेक्टर से भी, नॉट ओनली निफ्टी, सेक्टर से भी, तो इसके लिए इस स्टॉक में आपको अपनी पोजीशन क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए बनानी चाहिए। नंबर 1,
धीरे धीरे बनानी चाहिए नंबर 2, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनानी चाहिए नंबर 3। अगर ये तीनों चीजों को आप ठीक से मैनेज करके क्लैरिटी करें तो ये आपके लिए एक वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। नाउ व्हाट शुड बी द प्लानिंग, क्योंकि मैं भी उसको ट्रैक कर ही रही थी कि निफ्टी में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चल क्या रहा है। तो फिलहाल के लिए ये आपको 3400 के पास में मोस्ट लाइकली कल की मार्केट में भी मिलेगा। वहां पर अप टू 20 या 30% तक का एक्सपोजर लिया जा सकता है। बाकी बचे हुए को संभाल के रखो इसी स्टॉक के लिए कि अगर ये किसी दिन 3000 के आसपास आए, वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए, और फिर इसमें कम से कम 4200 के और कम से सेकंड टारगेट लगभग 5000 के टारगेट के लिए वेट करना। समय सीमा 1 से 1.5 साल की होगी। और स्टॉप लॉस कितना रखना है उस कंडीशन में, और स्टॉप लॉस इज गोना बी जस्ट 2700। हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो क्या टारगेट्स क्या दिए मैम ट्रेंड के ऊपर आपने? 4200 और 5000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू वैसे मिल जाएंगे तो जल्दी एग्जिट करने की जरूरत नहीं लगती मुझे। तो ट्रेंड इज फ्रेंड अंटिल इट्स एंड और बेंड। ठीक है मैम इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे एक दर्शक है मैम हमारे पांडु गुरुद्वारा के नाम से इनकी आईडी है, कह रहे इटर्नल इन्होंने 250 के ऊपर बाय किया है, स्विगी जो है इन्होंने 295 के ऊपर बाय किया है। लग रहा है कि ये न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर काफ़ी बुलिश है, खासकर इस तरह के प्लेटफॉर्म को लेकर। मैम जोमेटो की बात करें, बड़ी मुश्किल से कंपनी स्ट्रिक्टली लॉस मेकिंग अब नहीं रही है, लेकिन बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पे अगर आप नंबर्स में देखें, अर्निंग में देखें तो देखने को मिलती है। स्विगी पूरी तरीके से लॉस मेकिंग है, क्या किया जाए मैम? इटर्नल में डिस्क्लोजर दे देती हूँ। मेरे ख्याल से 12 मार्च को इसको मैंने अपने मेंबर्स को बाय 18 मार्च को हमने अपने इसको मेंबर्स को बाय कराया है। हमारे लिए जो टारगेट है मतलब 2 बार कराया एक्चुअली उसको। हमारे लिए जो टारगेट है, पहला फेज का टारगेट था 2 बार बाय कराया है। मैं फिर से बता देती हूँ, अभी 12 मार्च शायद, जो कि इसमें 210 से 220 की रेंज की 15 की रेंज की बाइंग है, और उसमें 244 की रेंज का पहला टारगेट था, तो वो हिट हो गया है। फर्दर एक और बार इसमें एंट्री है जिसमें कि 258 की टारगेट अभी भी बचा हुआ है। तो व्यू ये है कि यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। मैं बुलिश हूँ, और ये ट्रेड मेंबर्स के पास में है, तो मैं एक्चुअली रिकमेंड तो नहीं करी दोबारा भी आपको, बिकॉज रिसेंट एक्टिविटी है। अच्छा 5 डेज से ऊपर हो गया, कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो अपसाइड का मूवमेंट है वो कम से कम आपको 255 और दिखेगा, और ये 270 सेकंड टारगेट के तौर पर आप चेस कर सकते हैं। तो खरीदने के लिए जो मेरे नजर में रेंज मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं आपको 200 से 230 पर मिले तो ही खरीदो, क्योंकि रिस्क भी मैनेज करना है। तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पर बनेगा दोबारा फिर वो 205 का मेंटेन करे तो चल जाएगा, लेकिन फिलहाल खरीदारी बेहतर करने की कोशिश करिए, और ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन सके। जी, रही बात स्विगी की, भी नाम आपने लिया था, तो स्विगी में एक ट्रेड अटेम्प्ट है, और चाहे तो कल की मार्केट में भी कर सकते हैं। ट्रेड अटेम्प्ट है, इन्वेस्टर लाइक स्टॉक नहीं लगते हैं मुझे फिलहाल के लिए, तो कम से कम वैसे ये व्यू थोड़ा सा एक वैसा भी व्यू हो गया कि मतलब बहुत डिफेंसिव नेचर में जब आप काम करते हैं। सो एवरीबॉडी इज नॉट सो डिफेंसिव। अगर आप बहुत डिफेंसिव नेचर के नहीं है तो ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट में डिफेंसिव नेचर के नहीं है तो आप इनको अवॉइड करो। बट इफ यू आर समवन हु टेक्स रिस्क, अच्छा रिस्क लेकर के अच्छा पैसा बनाने का अगर आपका जज्बा है, तो फिर जो न्यू एज कंपनीज होती हैं, और वहां पर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट खत्म नहीं होने वाली है, तो भले ही वो करंट में प्रॉफिटेबल ना हो और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकती है। ध्यान किस चीज का रखना है कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बाइंग मत करना, बस ताकि आपको 2-4 साल अगर उन स्टॉक्स को देने पड़ जाएं तो आप दे सके। अराउंड दैट क्लैरिटी स्विगी में, इनफैक्ट इटर्नल में भी आप थोड़े समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छी वैल्यू बाइंग मिले। स्विगी में कल की मार्केट में 270 के आसपास अगर ये मिल जाए तो आप इसको बाय कर सकते हैं, करीबन 305 और 350 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना और छोटा रखना, जो कि आपको लगभग 250 का ही मेंटेन करना है, तो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड स्विगी में बन सकता है। ठीक है मैम। मैम एक दर्शक है हमारे सैयद साहब, कह रहे हैं कि हर्ष सर अम्बाला मैम कोई प्लीज़ ऐसा स्विंग या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई कुछ बताइए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, एफएनओ में तो खासकर बहुत लॉस उठा चुका हूँ मैं। एफएनओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रॉफिटेबल बनने के लिए जो होती है एग्जीक्यूशन, मतलब रोबोट बन के काम करना पड़ता है, और वो सबके बस का नहीं।
और लिटरली वो सबके बस का नहीं है, बिकॉज यू गॉट टू बी डिटैच्ड विद योर मनी, डिसीजन आपको वैसे ही लेने पड़ते हैं, सो एग्जीक्यूशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इट। सबसे नहीं होता तो आप हर किसी को, जैसे मुझे स्विंग बेटर लगते हैं, मतलब हर किसी का एक नेचर है, राइट, तो टेम्परामेंट है। बाकी रही बात कि आपने जो पूछा है, तो इस पे आपको मतलब जस्ट टू कंसोल योर लिटिल मोर, एंड इट्स नॉट अबाउट कंसोलिंग, जस्ट टू गिव यू, हर किसी की जैसे पांचों उंगली अलग अलग होती है ना, वैसे ही हर किसी का नेचर अलग है। इसीलिए मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। जो आपके लिए बना हो आप उसको अपना बना लो। जो प्रोडक्ट आपके लिए है, आपको वो पहले तो ये समझने में ही ना 3-4-5 साल लग जाते हैं कि व्हाट इज बेटर प्रोडक्ट फॉर यू, तो वो अनुभव से ही आता है। तो जिस प्रोडक्ट्स के साथ, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती हो, आप उसके में ही काम करिए। इट कुड बी इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी एफ&ओ, इट कुड बी कमोडिटी, इट कुड बी करेंसी, इट कुड बी बॉन्ड्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो समझने में समय लगता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ शॉर्ट्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से यहाँ पे प्ले कर पाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग्स के ऊपर प्ले कर पाते हैं, तो वो आपको महारत देखनी पड़ेगी कि आप कैसे कैसे कहाँ हासिल करते हैं। जी मैम। एग्जैक्टली, तो टाइम लगता है उसको, राइट। बाकी इन्होंने सवाल पूछा था कि कुछ ऐसे स्टॉक, के सवाल क्या था इनका, कुछ स्टॉक स्विंग ट्रेड के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ स्टॉक्स में? शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप एक्साइड देख लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये पेन वगैरह बढ़ेगा अभी एनर्जी का, क्योंकि अभी एनर्जी क्राइसिस अगर आप देखिए तो क्रूड तक लिमिटेड है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या आने वाला है, जो कि आएगा, गर्मी आ रही है भर भर के, तो घरों में अगर आप देखेंगे, चलो और अच्छे से समझाती हूँ, क्लियर समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्साइड इंडस्ट्री या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्यों पैसा लगाया जा सकता है, उसका पहले तो एक्साइड को अभी हम बाय कर सकते हैं 300-310 की रेंज में। पॉसिबल जो टारगेट होंगे 330 से लेकर के लगभग 385 के होंगे, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 270 का करना। नाउ ये तो एक स्टॉक है, ओवरऑल इंडस्ट्री में मूवमेंट क्यों हो सकता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्रूड जितना ज्यादा, मतलब सप्लाई जितनी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, चाहे वो क्रूड हो, LNG वगैरह वगैरह, उसको साइड रखते हैं अभी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप जाइए सिटीज में, शहरों में तो, मतलब गांवों में तो अभी भी ये प्रोविजन है कि आप चूल्हा जला लो और खाना बना लो। फैक्ट्रीज तो बंद हो ही रही है, उसको भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट टू बी सर्टेन स्पेसिफिक, क्या आपको ये नहीं लगता कि वहां पर कोई ऐसी प्रोविजनिंग ही नहीं रखी गई थी कि कभी LPG की प्रॉब्लम आएगी, कोई ऐसा प्रोविजनिंग ही नहीं रखी गई थी कि बैटरी बैकअप 24 घंटे से ज्यादा का रखना पड़ सकता है। बट दिस इज अ सिचुएशन जहां पर आपकी एनर्जी स्टोरेज एक बड़े उभरते हुए रोल की तरह, इंडस्ट्री की तरह सामने आएगी। तो इसका इम्पैक्ट जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग, जो रिसेंटली कंपनी आ रही है देखो IPO के लिए, इसीलिए बोला था उसको एडवांटेज मिल सकता है। उसका इम्पैक्ट बैटरी, जो एनर्जी स्टोरेज वाले लिथियम आयन वगैरह वगैरह, ये जो बैटरीज हो सकती है, उसको फायदा मिलेगा। सो इम्पैक्ट ये है अगला उसका, हमको लोड शेडिंग्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये सिचुएशन वॉर, अगर ये अप्रैल तक खींच गई किसी वजह से, मार्च मतलब मिड ऑफ अप्रैल तक, सिचुएशन एनर्जी लोड शेडिंग तक भी पहुंच सकती है। तो इसके लिए होगा क्या, गर्मी इतनी बढ़ रही है कि लोग अपने स्टोरेज करने की बढ़ाएंगे। आई होप कि उसका होगा क्या कि जितनी भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सप्लाइंग कंपनीज हैं, उनकी मार्केटिंग बढ़ेगी अचानक से। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट फेज इफ this war is not going to close mid of the March, April। तो ये नेक्स्ट फेज है, तो उसके लिए तैयारी में ये प्राइस अब से चलना शुरू होंगे, क्योंकि एज आई सेड प्राइस पहले सेंस करता है चीजों को, उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग कि ये स्टॉक बॉटम बनाना शुरू कर चुके हैं। तो एक साइड में आप अपना वैसा एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के हिसाब से चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैम ने यहाँ पर भी सलाह दी। एक दर्शक है विक्रम, जो चक्राता से, उन्होंने हमारे सवाल भेजा है, कह रहे सुजलॉन के 500 शेयर हैं, क्या बाय जो रेट है इनका वो 48 के आसपास है, कह रहे हैं कि अभी क्या किया जा सकता है यहाँ पर। 500 शेयर्स 48 के भाव पर, मैम अभी जो स्थिति है वो है करीब 42 के भाव पर। जी, तो 40 रुपए पर आए तो थोड़ा बहुत एडिशन करने की कोशिश करिएगा अगर गुंजाइश है। 500 का मतलब इतना जरूर देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, समय लेगा। दूसरा चीज 37 रुपीज का स्टॉप लॉस है, जो सुजलॉन में मेंटेन करके चलना चाहिए, और जिस दिन अगर 37 ब्रीच हो जाए तो छोड़ भी देना है। नाउ 40 रुपए पर अगर आप एवरेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आपका प्राइस कहीं ना कहीं, मेरा जो यहाँ पर पहला टारगेट में देख रही हूँ वो 44 है। 44 गोइंग टू बी कंसिडर एज अ फर्स्ट टारगेट टू मी। फिर है 52 और फिर है 60 रुपए, जो 6-7 महीने के दायरे पर आ जाना चाहिए। दैट इज द प्लान एनालिसिस।
तो उसके हिसाब से अब आप देख लीजिए कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। एवरेज करने का अगर मौका है, पोर्टफोलियो में गुंजाइश है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज जितना है उतना रख के भी आप चल सकते हैं। 6 महीने के दायरे पर आपको कहीं ना कहीं बेटर एग्जिट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू 37 ब्रीच ना हो। ठीक है, तो ये ब्रीच ना हो यहाँ पर, ये चीज़ जो है इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए यहाँ पर। एक और सवाल जो है यहाँ पर, क्योंकि दर्शकों के में बहुत सारे सवाल जो है झड़ी लगी हुई है, एकदम बैक टू बैक सवाल आए जा रहे हैं यहाँ पे। एक सवाल मैं लेता हूँ मैम, जो है अमर जी का। अमर जी कह रहे हैं, एकदम से निकल गया, चलिए सवाल बहुत तेज़ी से फ्लो जो है वो आ रहा है यहाँ पर। अमर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि अडानी पावर और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर क्या शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, गुड टाइम है एंटर करने का? दूसरा मैम, क्या आपको यहाँ पर टाटा पावर के भी स्टॉक में लग रहा है कि अब जो है वो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है? वो इनका सवाल जो है वो तो अडानी पावर के ऊपर है जी। जी, दोनों ही स्टॉक अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। एक में ट्रस्ट है और एक में बहुत ज्यादा एग्रेशन है बिजनेस एक्सपेंशन को लेके। तो आई होप आई वेल डिफाइंड इट। बात अब ये है कि क्या पहले अडानी पावर की बात करेंगे। अडानी पावर करंट प्राइस रेंज यानी 140, 150, 153 नहीं, 140, 153, 150 की रेंज में ऐड किया जा सकता है, नया खरीदा जा सकता है। बट विद अ प्लानिंग, इफ इट इज कम्स टू 125 एनी बैड डे, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन करके अपने प्राइस को बेटर एवरेज प्राइस बनाएं विद अ स्टॉप लॉस एट 115, जिसमें कि पॉसिबल जो टारगेट हमको अडानी में दिख सकते हैं, अडानी पावर में, वो 170 से लेकर के 210 के दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और एनर्जी क्राइसिस की जो कंडीशंस है, ये शॉर्ट टर्म में तो सुलझ जाएगी, बट इसके जो एडवांटेज हैं वो इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलने वाले हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं ना आई ओपनर। दिस सिचुएशन इज एन आई ओपनर फॉर द रेडीनेस ऑफ द इंडियन एनर्जी क्राइसिस, कि फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा अगर होता है तो उसकी हमारी रेडीनेस क्या है। जो दावेदार निकल के आते हैं ना, किन किन को फायदा होगा। जो टॉप नेम है जिसमें ट्रस्ट में अडानी टाटा आ जाएगा, और एग्रेशन बिजनेस एक्सपेंशन में अडानी पावर की जो भी एनर्जी सोल्यूशन, ATGL और अडानी पावर, इन सबके नाम शुमार होंगे उसमें। ठीक है मैम, तो आपने बहुत विस्तार से तमाम दर्शकों के सवाल भी दे दिए, मार्केट पर अपना ऑब्जर्वेशन भी दे दिया यहाँ पर। अब देखते हैं बाजार में कल क्या स्थिति बनती है। थैंक यू सो मच मैम। डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। यस, हर्षी, आज भी हमने बहुत सारे मुद्दों पर मुझे लगता है आज डिटेल में बात की है। जनरली जो रेगुलर शोज होते हैं उसमें उतना समय नहीं मिलता, तो आज लिटरली आज डिटेल में बातचीत हुई है। सो आई होप दिस हेल्प्स टू यूजर्स। बाकी आज हमने बहुत सारे स्टॉक्स पर भी अपनी राय मैंने रखी है, जहां पर रिकमेंडेशन के तौर पर कोई स्टॉक बताया है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेंबर्स के पास डेफिनेटली कुछ पोजीशंस हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर स्टॉक्स के रिव्यूज होते हैं, स्टॉक्स पर सलाह होती है, तो हो सकता है वाइड ऑडियंस के पास भी वो स्टॉक्स हो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए दोनों चीजों को क्लब मत करो। ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, दोनों का हैंडलिंग अलग होता है। जैसे एक छोटे बच्चे का हैंडलिंग अलग करते हैं और एक टीनेजर का अलग करते हैं, तो दोनों की हैंडलिंग अलग अलग होती है। और जाते जाते एक होमवर्क में देकर जाना चाहती हूँ सभी को, क्योंकि टाइम है, छुट्टी है आज। मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रैक करिएगा कि कितनी बार, 4 बार से ज्यादा निफ्टी, मैंने पिछली बार बताया था पिछले वीडियोस में कि निफ्टी 50 कितनी बार मंथली टाइम फ्रेम पर लगातार क्लोज कर पाया है। तो उसके बाद क्या हुआ आपको जवाब मिलेगा। तो कितना डरना है और कितना नहीं, इस होमवर्क से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए डू अ स्टडी कि मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट कितनी बार मोर देन 4 टाइम्स मंथली टाइम फ्रेम पर गिरा है, एंड उसके बाद कितने समय में क्या क्या हुआ। ट्राई टू स्टडी दैट। मंडे इसके बारे में फिर मैं एक रिपोर्ट शेयर करूंगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, आपने तो काम पे लगा दिया है यहाँ पे दर्शकों को। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।